प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे हिंदी साहित्य में काल विभाजन। हिंदी साहित्य में काल विभाजन शुरू से ही अस्पष्ट बना हुआ है। किसी ने कोई मत दिया, किसी ने कोई मत दिया। डॉक्टर ग्रेगसन का था, मिश्र बंधुओं का था, राम कुमार वर्मा का था। आदि लोगों ने अपने अपने मतानुसार काल का विभाजन बताया। लेकिन फाइनली हम जो मध्यमा स्तर तक के 12वीं तक के बोर्ड परीक्षा को जो जानते हैं, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो तैयार है, जो अपना पाठ्यक्रम बनाया गया है, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो काल विभाजन है उसी की प्रामाणिकता मानी गई है और उसी को हम पाठ्यक्रम में पढ़ते पढ़ाते और जानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो काल का विभाजन किया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आया है आदिकाल या वीरगाथा काल। अब देखिए, ये संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक माना गया है। कब माना गया? तो संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहते हैं। आदिकाल आरंभ का काल है, ये आप सब जानते हैं। वीरगाथा काल इसमें क्यों जोड़ दिया गया? एक शब्द जोड़ा गया, वीरगाथा काल। तो बच्चों, इसमें होता ये था कि भारत छोटे छोटे सामंतवादी राज्यों में बटा हुआ था। छोटे छोटे टुकड़े थे, थोड़ा के राजा, यहाँ के राजा, वहां के राजा। और इन राजा लोगों का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? सीमा विस्तार करना। सीमा विस्तार कब होगा? जब पड़ोसी राजा से हम लड़ेंगे, उसको पराजित करेंगे और उसके धन धान्य और जन को अपने में समाहित कर लेंगे तो हमारा सीमा विस्तार हो जाएगा। तो सैनिकों का काम मुख्य रूप से लड़ना था। सैनिक इस काल में लड़ते थे और जो कि दरबारी कवि हुआ करते थे या इस तरीके जो लोग थे जो दरबार में राजा और सैनिकों का उत्साह वर्धन करते थे। उत्साह वर्धन करते थे अर्थात राजा की सेना जाके लड़ रही है और जब आते थे तो ये उनके चाटुकार होते थे। हाँ सर, बहुत बढ़िया है, ढोल नगाड़ा बजता था उनके उत्साह वर्धन में। और ये कविता पाठ करते थे, कुछ लिख के दे दिया करते थे। राजा प्रसन्न होते थे और इनको मुद्राएं मिल जाती थी। तो वीरों, मूल रूप से वीरों की गाथा उसमें गाई जाती थी। उन सैनिकों को प्रसन्न करने के लिए तमाम बिरदावलियां बजाई जाती थी, उनकी गाथा गाई जाती थी। इसको वीर गाथा कहते थे। अब होता ये था कि वो जो गाथा कहते थे और जिस राजा के दरबार में वो गाथा होती थी तो उस गाथा को जो पुस्तक नाम दिया गया तो उसको रासो बोला गया। दरबारी कवियों ने जो भी रचना की या जो भी उन लोगों ने लिखा उस राजा के सेना या राजा के गुणगान में, उसको रासो शब्द दिया गया। तो एक शब्द आप याद रखेंगे कि किसी पुस्तक के साथ अगर रासो शब्द आया हो तो तुरंत मस्तिष्क पर अपने जोर डालिए और इसको आदि या वीरगाथा काल में ले जाइए, क्योंकि रासो की रचना आदि या वीरगाथा काल में हुई है। एक ट्रिक याद रखिएगा। दूसरी बात यहाँ ये होती थी कि जिस राजा के अधीन वह लिखा जाता था उस रासो के पहले उस राजा का नाम लिख लिया जाता था। ठीक? अब जैसे मान लीजिए पृथ्वीराज के जमाने में जो लिखा गया उसका वो रासो, उसका नाम से पहले पृथ्वीराज राजा का नाम जोड़ दिया गया तो पूरी पुस्तक का नाम हो गया पृथ्वीराज रासो। अब जब रासो शब्द आता है किस काल की रचना है तो हमने आदि या वीरगाथा काल बताया है। संवत 1050 से विक्रमी 1375 तक इसका काल रहा है। और पृथ्वीराज के जमाने में उनके सैनिक और उनके उत्साह वर्धन में चंद्रबरदाई ने लिखा तो उस पुस्तक का नाम रासो था, राजा का नाम जोड़ दिया गया, पृथ्वीराज रासो हो गया। क्लियर हो गया? अब जब भी कोई पुस्तक अगर पूछा जाता है पुस्तक का नाम किस काल की रचना है और उसमें अगर रासो शब्द आपको दिख जाए, वैसे तो पढ़िए पढ़ाइए, लेकिन किसी कारण से अगर जैसे मान लीजिए चीज छूट रहा हो, रासो शब्द उसमें वर्णित है तो रासो को तुरंत उठा के वीरगाथा काल या आदिकाल में डाल दीजिए, ये कंप्लीट आपका सही हो जाएगा। दूसरी चीज है, अब विसल देव के जमाने में जो लिखा गया रासो, राजा विसल देव थे, उनके वहां जो कवि ने लिख दिया रासो तो उसका नाम रखा विसल देव रासो। और विसल देव रासो उनके किसने लिखा था? तो नरपति नार ने। नरपत नार उनके दरबारी कवि थे, उन्होंने विसल देव और रासो नाम की रचना की। राजा का नाम विसल देव था तो विसल देव रासो हो गया। अब इसी प्रकार जब आगे पढ़ेंगे तो एक राजा कुमार, उनके कार्यकाल में उनको प्रसन्न करने के लिए उनके सैनिकों के उत्साह वर्धन हेतु
जिस पुस्तक की रचना की गई या जो भी कविता पाठ कविता किया गया उसका नाम रासो रखा गया, राजा का नाम पहले जोड़ा तो कुमार रासो हो गए। अब कुमार रासो को दलपत विजय ने लिखा, तो एक क्रम बन गया। अगर आज काल की पुस्तक पूछता है कि आज काल के किसी ग्रंथ का नाम लीजिए, किसी पुस्तक का नाम लीजिए, और आपको कुछ भी नहीं आता है, तो अपने मस्तिष्क पर जोर डालिए कि रासो शब्द गुरुजी ने कब पढ़ाया था। और रासो शब्द अगर आता है उस पुस्तक में, अगर मस्तिष्क में आता है, उस राजा का नाम उस रासो से पहले जोड़िए और आदि आदि गाथा काल में ले जाइए। रासो काल की, रासो शब्द की उत्पत्ति वो गाथा काल में मानी गई, वीरों की गाथा इसमें होती है। ये चला यहाँ तक, कब तक कि 1375 विक्रमी तक। अब होता यह था कि व्यक्ति अधिकता से उब जाता है, लोग सेना और राजा का गुणगान सुनते सुनते उब चुके थे, अब लोग पसंद नहीं कर रहे थे। उस समय भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल का प्रादुर्भाव हुआ। कहीं कहीं इसको केवल मध्यकाल लिख देते हैं, मध्यकाल लिख देते हैं। मध्यकाल को दो भागों में बांट देते हैं, एक पूर्व मध्यकाल होता है, एक उत्तर मध्यकाल होता है। या मध्यकाल को हटा देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं भक्ति काल और रीति काल। अब भक्ति काल में क्या होती थी? भक्ति काल में ईश्वर की आराधना से संबंधित पद, कविता, दोहे या गीत गाए जाते थे। और इसमें जो मुख्य रूप से गाने की क्रम होती थी भक्ति काल में, तो ये भक्ति दो शाखाओं में होती थी। एक सगुण ब्रह्म की उपासना होती थी। सगुण ब्रह्म का मतलब ऐसे ब्रह्म या ऐसे ईश्वर जिनका अवतार इस पृथ्वी पर हुआ है, मानव रूप में हुआ है, जिनके भाई हैं, जिनके बहन हैं, जिनके माता हैं, जिनके पिता हैं, जिनके पत्नी हैं, जिनके बच्चे हैं, ऐसे ईश्वर की मतलब साकार रूप, जिसका एक निर्धारित रूप है, वह बोलता है, खाता है, पीता है, चलता है, ये सारे गुण उसमें मिलते हैं, तो ये साकार ब्रह्म में हुआ। दूसरा हो गया निराकार ब्रह्म। निराकार ब्रह्म में क्या होता था? ऐसे ब्रह्म की उपासना की जाती थी जिसका कोई आकार प्रकार न हो, और ऐसे निराकार ब्रह्म में योग से संबंधित कार्यक्रम होते थे। अब भक्ति काल में कृष्ण की भक्ति आई और राम की भक्ति आई। कृष्ण की भक्ति में सूर्य प्रमुख हो गए, मीराबाई हो गई, ये जायसी का हो गया, विद्यापति का हो गया, राम भक्ति में गोस्वामी जी हो गए, वाल्मीकि जी हो गए। इस तरीके लोगों ने अपना अपना योगदान इसमें दिया। यह कार्यकाल चला 1375 से 1700 विक्रमी संवत। क्लियर हो गया ये तो कल। अब उसके बाद आता है भक्ति काल की आराधना करते करते जब लोग थकने लगे, 17 विक्रमी संवत 1700 आरंभ हुआ और 1700 से हम उत्तर मध्यकाल अर्थात रीति काल में प्रवेश कर गए। और रीति काल में क्या हुआ? व्यक्ति प्रकृति से, मनुष्यों से, जीव जंतुओं से और प्रकृति प्रदत्त उपलब्ध सामग्रियों से हम कविता बनाने लगे, अपने विश्वास को खपाने लगे, अपने मन बुद्धि को उसमें खपाने लगे, और फिर रीति काल की कविता का सृजन होता गया। फिर रीति काल कविता चला 1700 से 1900 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी समाप्त हुआ, रीति काल से हम बाहर निकले और फिर आधुनिक काल। आधुनिक काल को हम गद्य काल कहते हैं, अर्थात गेयता से रहित कविता का प्रादुर्भाव माना गया और ऐसे गीत लिखे जाने लगे जिसमें तुकांत का अभाव होने लगा, और इसीलिए हम इसको गद्य काल भी कहते हैं। अर्थात कविता का एक नया रूप हमको देखने को मिला गद्य काव्य के रूप में। कविता का एक नया रूप गद्य काव्य के रूप में मिला, जिसका कार्यकाल संवत 1900 से लेके और अब तक चल रहा है। इसमें फिर 4-5 विभाजन किए गए हैं, तो जब हमारी अगली क्लास लगेगी तो उसमें इसके बाद का विभाजन हम बताएंगे। तब तक आप ये जानिए आदिकाल को ही गाथा काल कहते हैं, और इसका विभाजन हमने किया है संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। ये आपको याद रहेगा। दूसरा विभाजन हुआ है ये पूर्व मध्यकाल, जिसको हम भक्ति काल कहते हैं। भक्ति काल का जो विभाजन है वो 1375 संवत से 1700 विक्रमी तक, 1700 विक्रमी तक। उसके बाद है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को ही हम रीति काल कहते हैं, और रीति काल का कार्यकाल है 1700 संवत से लेके 1900 तक।
फिर आधुनिक काल, जिसको हम गद्य काल कहते हैं। आधुनिक या गद्य काल कब से है? 1900 से लेके अब तक। अब इसमें कुछ कालों का विभाजन हुआ है जो आधुनिक काल के बाद चले हैं, तो जब अगली क्लास लगेगी तो हम पढ़ेंगे। आप रासो जान गए, रासो की रचनाएं जान गए, रासो को कैसे पहचानेंगे आप जान गए। अब देखिए, ये काल विभाजन जो आपको बताया जा रहा है, जब भी किसी बोर्ड की परीक्षा में आप बैठते हैं तो बच्चों में बताऊं 99% की गारंटी होती है कि इससे 8 नंबर का क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा ही पूछा जाता है। कभी काल विभाजन के रूप में पूछा जाता है, कहीं इससे संबंधित कवियों के बारे में पूछा जाता है, उनकी पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है। कभी पुस्तक पूछ दिया गया कि आलखंड किसने लिखा है। अब जब आलखंड की बात आती है तो आप घूमने लगते हैं, और आलखंड किस काल की रचना है। जब आलखंड के लेखक का नाम, रचनाकार का नाम पूछा जाता है तो वो जगनिक का नाम आपको आता है, याद रखिएगा, जगनिक। और जगनिक ने कब लिखा? तो जगनिक ने लिखा वीरगाथा काल में लिखा, जिसको हम आदिकाल कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण होता है। ये जो चारों काल है, इनसे संबंधित पुस्तक और इनसे संबंधित लेखक, ये जो काव्यकार हैं, इनको आप कंफर्म याद करिए। और इन चारों से मिला के ये 8 नंबर बोर्ड परीक्षा के लिए तो 100% है गारंटेड कि इससे सवाल आता ही आता है, प्रश्न आता है। बच्चों थोड़ी सी सावधानी आप रखेंगे तो काल विभाजन की रचनाएं और उनसे संबंधित कवियों का नाम, केवल इतना तैयार रखेंगे तो इस परीक्षा में इस काल विभाजन से संबंधित जो भी सवाल आएंगे उसमें आपको किसी भी प्रकार की किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस एक दिन का समय है, आप मेहनत करिए इस पर। एक दिन केवल आप बैठ के पढ़ लेंगे काल विभाजन तो पूरा काल विभाजन समाप्त हो जाएगा। इतना लेंदी नहीं है, बहुत आसान हो गया है। और उसी तरीके से हमने आपको डिवाइड करके बताया है। 1050 से 1375 याद करना है, 1375 से 1700 याद करना है, 1700 से 1900 याद करना है, 1900 से अब तक याद करना है। और बस वही आदिकाल है। मध्यकाल को 2 भागों में बांट लीजिए, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहते हैं। और फिर जब आगे आते हैं आधुनिक काल 1900 से अब तक जो चल रहा है, इतना सिंपल सा है कार्यकाल। और ये संभव कुछ याद ही इस पे अलग से नहीं करना है, जबकि बोर्ड की परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप 10वीं की परीक्षा में बैठ रहे हो, 12वीं की परीक्षा में बैठ रहे हो, या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हो, चाहे वो लेक्चरर के लिए है, टीजीटी हो, पीजीटी हो, बीटीसी हो, जिस भी परीक्षा में बैठते हैं, ये काल विभाजन आपके लिए महत्वपूर्ण है, उस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप ईमानदारी से पढ़िए और आपके सुखद और मंगलमय जीवन के लिए से सीखना नहीं।